नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, CGL मॉक टेस्ट सीरीज़ का पेपर नंबर 024881 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर वो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, हमें उसका सिनोनिम बताना है। दोस्तों, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। दोस्तों, जो वर्ड हमें दिया है वो है बिजार। सेंटेंस है, द इवेंट इन ए क्रैम्प्ड स्पेस वॉज टोटली बिजार इन माई व्यू। कि जो इवेंट था, कोई प्रोग्राम किया गया था, वो एक क्रैम्प्ड स्पेस में किया गया था। क्रैम्प्ड मतलब एकदम से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, छोटे स्थान में किया गया था, और इसकी वजह से पूरा बिल्कुल बिजार नज़र आया था। बिजार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिजार का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जो अजीबोगरीब, और अपन बोल सकते हैं स्ट्रेंज, अनयूजुअल, जो बिल्कुल ही अलग हो, सामान्य से असामान्य टाइप की कोई चीज़। तो यहाँ पर बिजार के सिनोनिम की तरफ जाएंगे तो ऑड जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑड का मतलब भी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अलग लगे, असामान्य लगे। नॉर्मल जो वर्ड है दोस्तों, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। अगला वर्ड है कस्टमरी। देखिए, वर्ड होता है हमारे पास कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। एक वर्ड अपने पास होता है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, यानी कि कर। और कस्टमरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है रूढ़िगत। परंपरा जो होती है, आपने सुना होगा रूढ़िवादी परंपरा, तो रूढ़िगत, ठीक है। कस्टम से निकला है ये वर्ड। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टमरी मतलब रूढ़िगत, परंपरा से संबंधित है। यूजुअल का अर्थ होता है सामान्य, और अनयूजुअल इसका अपोजिट जो अपन ने यहाँ लिख रखा है। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। तो यहाँ पर बिजार का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 77। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ अ स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें वो सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें स्पेलिंग जो है वो सारी सही दी हुई है। पहला सेंटेंस है, वाइल द नेगोशिएशन प्रोसेस वॉज कॉम्प्लेक्स एंड एट टाइम्स कॉन्टेंशियस, द टू साइड्स अल्टीमेटली रीच्ड ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। कि जब नेगोशिएशन प्रोसेस जो है चल रहा था, तो नेगोशिएशन का मतलब होता है दोस्तों वार्तालाप से किसी मुद्दे का हल निकालने का प्रयास करना। जब हम लोग बातचीत करें, वार्तालाप करें, और उससे हम लोग किसी मुद्दे का हल निकालने का प्रयास करें, तो उसको हम लोग नेगोशिएशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों जटिल। कह रहा है कि जो वार्तालाप का या जो नेगोशिएशन का प्रोसेस था वो जटिल था। एंड एट टाइम्स कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद। इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल। कि मामला सुलझाने का या हल निकालने का जो प्रयास चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था, वो जटिल था और विवादास्पद था।
लेकिन द टू साइड्स अल्टीमेटली रीच्ड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, लेकिन जो दोनों पक्ष थे अंततः एक ऐसे समझौते पर पहुँचे जिसके अंदर दोनों का फ़ायदा था। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि बेनिफिशियल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर BENI की जगह E होगा, और एग्रीमेंट की स्पेलिंग भी गलत है क्योंकि इसमें सिंगल G आता है, ठीक है। और बाकी नेगोशिएशन की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत है, C की जगह यहाँ T आना चाहिए, ओके। ऑप्शन सी की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नेगोशिएशन की स्पेलिंग ठीक मिलेगी, कॉम्प्लेक्स की ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंशियस की स्पेलिंग गलत हो गई, CONTENTIOUS होता है, तो यहाँ सी की जगह टी आना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें इसकी स्पेलिंग गलत है कॉन्स्टेंशियस की, साथ ही साथ बेनिफिशियल की भी स्पेलिंग गलत है, आई की जगह ई होगा, एग्रीमेंट में सिंगल जी होगा। जब डी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो नेगोशिएशन की स्पेलिंग ठीक है, कॉम्प्लेक्स की ठीक है, कॉन्टेंशियस गलत क्योंकि यहाँ सी की जगह टी होना चाहिए, अल्टीमेटली ठीक है, म्यूचुअली ठीक है, बेनिफिशियल की गलत है, ई होना चाहिए, एग्रीमेंट में सिंगल जी। तो आपका आंसर बचा कौन सा? तो बी जो है वो ऑप्शन है जिसमें सारी स्पेलिंग आपकी ठीक है, वाइल भी ठीक है, नेगोशिएशन भी ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, कॉन्टेंशियस भी ठीक है, अल्टीमेटली रीच्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल की भी ठीक है, और एग्रीमेंट की भी ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है दोस्तों अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विलोम शब्द बताना है, किसका? फ्रुगैलिटी का। दोस्तों फ्रुगैलिटी की अगर बात करें तो ITY से ख़त्म हो रहा है, ITY सफिक्स से ख़त्म होने वाले शब्द अंग्रेज़ी में नाउन होते हैं। दोस्तों वर्ड है हमारे पास फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, एडजेक्टिव है ये, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, और यहीं से एक नाउन फॉर्म बनता है, वर्ड है फ्रुगैलिटी, ITY सफिक्स लग गया तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है दोस्तों कंजूसी, फ्रुगैलिटी का मतलब क्या होता है? कंजूसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रुगैलिटी का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द, तो कंजूसी का अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा? खर्चीला। भाई जो कम पैसे खर्चा करता है उसको कंजूस बोलते हैं, और कम पैसा खर्चा करने का ये जो है प्रोसेस है उसको कंजूसी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? खर्चीला, ज़्यादा पैसा खर्चा करना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वेगेंस हो जाएगा। तो एंटोनिम की अगर बात करें फ्रुगैलिटी का एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंस, यानी ज़्यादा खर्चा करना। एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा खर्चा करना। और ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंस, ये तो नाउन है, यहाँ से एक और वर्ड बनता है एक्स्ट्रा वेगेंट, ये एडजेक्टिव है। तो एक्स्ट्रा वेगेंट जो है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। और इसके लिए एक और पॉपुलर सिनोनिम है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट जो है वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। इसके लिए एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेविश। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? लेविश। कंजूस के लिए अगर आपको बताऊं तो एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, माइज़र। एक पॉपुलर वर्ड है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, निगार्डली। दिखने में एडवर्ब है लेकिन एडजेक्टिव है। निगार्डली का मतलब भी क्या होता है? कंजूस। कंजूस के लिए एक अच्छा वर्ड है पेनी पिंचर। पेनी पिंचर जो है वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो कम पैसा खर्चा करता है। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड आप ले सकते हैं, इकोनॉमिकल, जो कम पैसा खर्चा करता है। तो ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों, ये एक तरीके से सिनोनिम हो जाएंगे फ्रुगल के, और फ्रुगैलिटी से रिलेटेड ही वर्ड्स हैं सारे। दोस्तों इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। अक्सर हम लोग बोलते हैं भारत की इकोनॉमी जो है वो लगातार बढ़ रही है,
देश दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वो जो है वर्ड जो होता है इकोनॉमी होता है, अर्थव्यवस्था। प्रोविडेंस जो है दोस्तों ये ईश्वर के लिए आता है, गॉड। ईश्वर को हम लोग जो है प्रोविडेंस बोल सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड आ सकता है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी जो है वो ईश्वर के लिए आता है ये वर्ड। पार्सीमोनी जो है दोस्तों एक तरीके से फ्रुगैलिटी का सिनोनिम ही है। पार्सीमोनी का भी मतलब क्या होता है, कंजूसी। पार्सीमोनी का भी मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजूसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों कह रहे हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है इसको अपने को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे है मोती हैज़ थ्रोन द बॉल्स। तो इस सेंटेंस में मोती हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, थ्रोन जो है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और दी बॉल्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ये बनेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लेंगे। फिर यहाँ पर बीन आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर उसके बाद में बाई होगा, और बाई के बाद में हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में आके बाई के साथ जुड़ जाएगा। चूँकि बाई प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो बेसिकली किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा वो बेसिकली क्या होगा, पैसिव में सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, बट अल्टीमेटली वो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या है, ये तो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है वो देखिए। अब यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का तो बीन आएगा पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। तो चारों ऑप्शन की तरफ आप गए तो इस ऑप्शन में बीन है क्या, नहीं है। इस ऑप्शन में है क्या, बीन नहीं है। तो अल्टीमेटली बी और डी ही आपके पास बचे। साथ ही साथ मैंने वहाँ पैसिव में बताया कि हैज़ के साथ बीन आएगा। यहाँ बीन आया तो है लेकिन किसके साथ आया है, हेड के साथ, तो ये भी चला गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन बन गया। अब आप चेक भी कर लो, ये ऑब्जेक्ट था तो ये पैसिव में आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब चूंकि जो आपका सब्जेक्ट है द बॉल्स वो कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही है वो भी कैसी नज़र आ रही है, प्लूरल। फिर यहाँ बीन आ गया, फिर यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो उधर पैसिव में आके जुड़ गया। तो बी आपका ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. आपको एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में एक पार्ट अंडरलाइन है, आपको चेक करना है कि अंडरलाइन पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या। अगर करेक्ट है तब तो नो सब्सटीट्यूशन या नो इम्प्रूवमेंट, और अगर इनकरेक्ट है तो ए बी सी में से जो भी ठीक है वो आपको चूज़ करना है। दिया हुआ है सिंस द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर वी हैव बीन यूजिंग कैंडल्स टू लाइट आवर हाउस। कि जब से तूफ़ान ने बिजली को उड़ाया है, ठीक है, जब से तूफ़ान आया है और तूफ़ान की वजह से बिजली गई है तब से हम लोग जो है कैंडल्स यानी मोमबत्ती, कैंडल्स किसको बोलते हैं, मोमबत्ती। तो कह रहा है तब से हम लोग मोमबत्तियों का उपयोग कर रहे हैं घरों को रोशन करने के लिए या घर में उजाला करने के लिए। अब यहाँ पर जो गेम है वो किसका है, फ्रेजल वर्ब का गेम है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉक इन। अब आपको इन चारों फ्रेजल वर्ब के मीनिंग आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको इनके मीनिंग आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक फ्रेजल वर्ब है नॉक इन, एक है नॉक आउट,
एक है नॉक ओवर और एक है नॉक अवे। ये 4 फ्रेजल वर्ब यहाँ पर दी हुई है, तो इनके मीनिंग को अपने को समझना है। देखो नॉक इन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है खटखटाना, या हाथ से किसी चीज पर मारकर ध्वनि उत्पन्न करना। दोस्तों नॉक इन का मतलब एक तो दरवाजा खटखटाने के लिए यूज होता है नॉक, और एक नॉक इन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब कि भी जैसे हाथ से किसी चीज़ को मार के और उससे ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे यहाँ पे ये एक पोडियम रखा हुआ है, तो इसको अगर मैं मारूं तो इससे आवाज़ निकलेगी। वो चीज़ करना जो है वो क्या कहलाता है? नॉक इन कहलाता है। नॉकआउट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को उड़ाना या बर्बाद करना। नॉकआउट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को जो है उड़ा देना या किसी चीज़ को बर्बाद करने देना। बॉक्सिंग में भी काफ़ी यूज़ होता है ये नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब होता है कि भी पंच मारकर सामने वाले बॉक्सर को प्रतियोगिता से बाहर कर देना। नॉक ओवर का मतलब होता है दोस्तों वाहन से किसी को उड़ा देना। नॉक ओवर का मतलब होता है वाहन से किसी को उड़ा देना। नॉक अवे का मतलब होता है दोस्तों चालाकी से कोई वस्तु चुरा लेना। चालाकी से और अपनी स्मार्टनेस से किसी वस्तु को कहीं से चुरा लेना, दैट इज़ नोन एज नॉक अवे। अब दोस्तों सेंटेंस की तरफ आप आएंगे तो उसने कहा है कि जब से तूफान ने जो है बिजली, पावर का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से है, पावर कट जो अपन अक्सर बोलते हैं, उसकी वजह से जो है तूफान ने जो है बिजली जो है वो गड़बड़ कर दी है और तब से हम लोग मोमबत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। तो जब आप सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट जो फ्रेजल वर्ब आपको नज़र आएगा वो नॉकआउट नज़र आएगा यहाँ पे, क्योंकि भी वाहन से उड़ाने की बात नहीं है तो ये नहीं होगा नॉक ओवर। दरवाजे से खटखटाना या ध्वनि उत्पन्न करना वैसा भी कुछ नहीं है तो नॉक इन नहीं आ सकता है। किसी चीज़ को चुराने की बात नहीं है तो किसी चीज़ को उड़ा देना या बर्बाद कर देना या ख़राब कर देना। तो तूफ़ान ने जो है वहाँ पे खंभे वंबे उड़ा दिए तो उसकी वजह से बिजली जो है उसका आना मुश्किल हो गया है। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है ये अपना यहाँ पर सर्वोत्तम आंसर होगा। क्यों होगा उसके ऊपर अपन ने सारी चर्चा कर ली। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। मुहावरा बताना है। मुहावरे का अर्थ, गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी। गीतिका ने अपनी नई पिक्चर के बारे में काफ़ी बातचीत करी थी। हाउ एवर इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स। हालांकि थिएटर में जो है उस पिक्चर का कुछ नहीं बना। कि भी गीतिका जो है उसने किसी फिल्म में काम किया होगा और उस अपने फिल्म की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी कि मैंने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन थिएटर में उसका कुछ नहीं बना। मतलब कि भाई उसको जो है कोई ऑडियंस ने सराहा नहीं और वो बिल्कुल जो है फेल हो गई फिल्म। कहने का मतलब ये है। तो केम टू नथिंग के लिए कौन सा यहाँ पर जो है मुहावरा ठीक हो सकता है वो अपने को देखना है। दोस्तों दिया हुआ है टू गिव द डेविल हीज ड्यू। तो टू गिव द डेविल हीज ड्यू का मतलब होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ का हकदार है उसे वो चीज़ दे देना। टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल हिंदी में बोलेंगे समस्या में होना या समस्या में पड़ना। अगला है टू डिग द ग्रेव। टू डिग द ग्रेव का मतलब होता है किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना,
प्रॉब्लम जो है बनाना, डिफ़िकल्ट करना किसी के लिए कोई काम। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है दोस्तों टू फेल, हिंदी में बोलेंगे असफल होना। तो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें केम टू नथिंग मीनिंग है, तो वही है कि भाई कोई चीज़ ख़राब हो गई, फेल हो गई, असफल हो गई, तो सबसे अप्रोप्रिएट ईडियम केम टू नथिंग के लिए क्या हो जाएगा, टू एंड इन स्मोक, कि किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, असफल हो जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अपना सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक पार्ट को अंडरलाइन किया है और कह रहा है इसके लिए कौन सी ईडियम यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, कि राइमा जो है वो अपनी क्लासेस जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक लेती है, उसमें वो कंसंट्रेट करती है, अलर्ट रहती है, अटेंशन देती है क्लास में। तो टू बी वेरी अटेंटिव, इसके लिए कौन सा मुहावरा ठीक होगा, बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है दोस्तों टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा सतर्क होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, तो उसके लिए मुहावरा है बी ऑल ईयर्स। एक है दोस्तों इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है एज पर रूल्स। मुहावरा है इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है एज पर रूल्स, हिंदी में बोलेंगे नियमानुसार। एक मुहावरा है बाय ब्लेजिंग अ ट्रायल, तो जो ओरिजिनल ईडियम है वो है ब्लेज अ ट्रायल। तो ब्लेज अ ट्रायल ईडियम का मतलब होता है दोस्तों टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग न्यू। कोई नई चीज़ करने वाला, कोई नया काम करने वाला पहला व्यक्ति बनना, उसके लिए मुहावरा है दोस्तों ब्लेज अ ट्रायल, टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग न्यू। पहला व्यक्ति बनना कोई काम करने के हिसाब से, उसको बोलते हैं ब्लेज अ ट्रायल। तो अपना आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बी ऑल ईयर्स। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ कम बाई। कम बाई फ्रेजल वर्ब का अपने को मीनिंग बताना है यहाँ पे दोस्तों। कम बाई जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई चीज़, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना। तो टू ऑब्टेन, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग या टू ऑब्टेन। तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। हमें जो है ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है इसका एंटोनिम चूज करके बताना है। कह रहा है द फ्रेंडली डॉग वेग्ड इट्स टेल्स व्हाइल द डैश कैट हिस्ड, कि जो फ्रेंडली डॉग था, मित्रवत, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, जिससे आसानी से मित्रता की जा सके, जिससे आसानी से मित्रता की जा सके, जिससे हम इजीली फ्रेंडशिप कर सके, उसको फ्रेंडली बोलते हैं। फ्रेंडली के लिए एक अच्छा वर्ड जो कई बार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, अफेबल। अफेबल का मतलब भी यही होता है कि जिससे अपन इजीली क्या कर सके, फ्रेंडशिप या दोस्ती।
तो कह रहा है कि वो जो फ्रेंडली डॉग था वेग्ड इट्स टेल, वो अपनी पूंछ हिलाता था, जबकि वाइल द डैश कैट हिज, लेकिन जो वो आक्रामक या गुस्से में रहने वाली जो बिल्ली थी वो हिसिंग साउंड जो है क्रिएट करी थी, मतलब एकदम गुर्राती थी इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रेंडली की अगर अपन बात करें तो लविंग का मतलब तो दोस्तों होता है प्यारा, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड ही है, तो ये तो एंटोनिम हो नहीं सकता। वेलकमिंग का मतलब होता है स्वागत करना या स्वागत योग्य कोई ऐसी चीज़, तो उसके लिए वेलकमिंग वर्ड आ सकता है। वेलकम वर्ड से बना है ये। हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों नफ़रत भरा, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अपन ले सकते हैं हेट्रेड, एक अच्छा वर्ड ले सकते हैं एनमिटी, एक अच्छा वर्ड ले सकते हैं लोथ। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हॉस्टाइल के सिनोनिम है। तो मित्रता का अपोजिट जो है नफ़रत भरा, ये हो सकता है, तो डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अफेक्शनेट का मतलब होता है दोस्तों स्नेही, प्यारा, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये वर्ड, जो अपना जिससे अपन प्रेम करते हैं, जो अपना दुलारा हो, उसके लिए आता है वर्ड अफेक्शनेट और लविंग। तो यहाँ पे डी जो है दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली का अपोजिट क्या है? हॉस्टाइल है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। किसका पैसिव वॉइस बनाना है? हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट दैट मोमेंट। तो इस सेंटेंस में हिज ब्रदर जो है दोस्तों ये अपना सब्जेक्ट है, नीडेड सेकेंड फॉर्म ये वर्ब है, सम अर्जेंट हेल्प एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अपन देखें तो सम अर्जेंट हेल्प ये एक ऑब्जेक्ट और एट दैट मोमेंट ये दूसरा ऑब्जेक्ट अपना जो है हो गया है। यहाँ पे एट दैट मोमेंट जो है ये बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब इसको अपने को चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दे रखा है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया दोस्तों कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इधर सब्जेक्ट होगा, इधर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? वॉज और वर। फिर यहाँ पर कौन होगा? मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस बाई, और बाई के साथ अपन किसको जोड़ देंगे? ऑब्जेक्ट को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या है। आपने देखा कि पैसिव जब बनाते हैं पास्ट सिंपल का, यानी सेकंड फॉर्म दी हुई हो, तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो आप चेक करना शुरू करें तो देखिए यहाँ पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो सी चला गया, यहाँ है तो यहाँ, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसने बोला है सम अर्जेंट हेल्प एट दैट मोमेंट। तो अर्जेंट हेल्प, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या? या तो सम अर्जेंट हेल्प होगा ना, अर्जेंट हेल्प कैसे होगा? तो ये भी चला गया। डी में कह रहा है सम अर्जेंट हेल्प, ए में कह रहा है सम अर्जेंट हेल्प, तो आगे चेक करते हैं। कह रहा है सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाई हिज ब्रदर एट दैट मोमेंट, और डी में कहा है सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाई हिज ब्रदर एट दिस मोमेंट। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दैट दिया हुआ है। तो दैट है तो वो एक्टिव में जाके किसमें, इसमें उसको पैसिव में ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक चेंज आपको ये भी समझना है, दिस का दैट, दिस का दैट। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कब होता है? नरेशन में होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया इस तरीके से क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि दिस का दैट हो जाएगा या दैट का दिस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्लास में भी आपसे ये कहता हूँ कि आप ये गलती करते हैं जब आप नरेशन के और वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दिस का दैट या दैट का दिस ये नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं होता। तो आपको इसको एज इट इज़ ही लेना पड़ेगा। तो सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाई हिज ब्रदर
एट दैट मोमेंट, एट दिस आप नहीं कर सकते, तो डी भी चला गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर उलझ जाएंगे, डी कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे यहाँ दैट है तो इसमें दिस कर देंगे, नहीं, वो नरेशन में होता है, दिस का दैट, नाउ का देन, है ना, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये सारी चीज़ें नरेशन की है, वॉइस की नहीं है। तो ये देखिए एग्जामिनर भी आपके माइंडसेट से खेलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए दिस उसने दिया भी इसलिए था कि बहुत सारे लोग उलझ जाएं, तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 86 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइंड पार्ट को चेक करना है कि ग्रामेटिकली ठीक है क्या, या चेंज किया जा सकता है। कह रहा है कुड यू प्लीज़ टेल मी विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन। ये बोल रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी भाषाओं में पारंगत हैं या कौन सी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो कुड यू प्लीज़ टेल मी विच लैंग्वेजेस यू मे बी फ्लुएंट इन, कुड यू प्लीज़ टेल मी विच लैंग्वेजेस यू स्पीक फ्लुएंटली, could you please tell me which languages you fluently speaking, could you please tell me which languages you have been fluent in speaking। तो इसमें दोस्तों सबसे जो ठीक होगा वो ये होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद में वर्ब और एडवर्ब। यहाँ दिया हुआ है could you please tell me which languages you are fluent in, तो you are fluent in नहीं होगा, you speak fluently। क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा कुड यू प्लीज़ टेल मी विच लैंग्वेजेस यू स्पीक फ्लुएंटली, और लास्ट में जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भी आप कौन सा जो है लैंग्वेज बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ उसको एक शब्द में आप क्या बोल सकते हैं। दोस्तों कहा है अ पर्सन हु लिव्स अ सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस। एक ऐसा व्यक्ति जो एकांतवास करता है, एकांतवास, या हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि अकेले रहता है, अकेले रहता है। और अकेले रहने का कारण क्या है, धार्मिक कारण है कि भाई कोई पूजा पाठ करने के लिए, कोई उपासना करने के लिए, उसके लिए वो परिवार से अलग रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मंक, हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं साधु। इसके लिए एक और वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं सेज। सेज का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, साधु। बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी देख लेते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है दोस्तों वन हु थिंक्स दैट ही और शी इज ऑलवेज इल। दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियक एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो 24 घंटे ये सोचता रहता है, या 24 घंटे जिसके दिमाग में ये चलता रहता है कि वह बीमार है या उसे कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है। जिस व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, इसके दिमाग में 24 घंटे ये चलता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है, उस व्यक्ति के लिए वर्ड आता है हाइपोकॉन्ड्रियक। चॉविनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों ब्लाइंडली पैट्रियोटिक। चॉविनिस्ट का मतलब होता है ब्लाइंडली पैट्रियोटिक। अंध देशभक्त, अंध देशभक्त, हमारे देश में आजकल एक नाम बेहद लोकप्रिय है, अंधभक्त। तो वर्ड हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं अंध देशभक्त। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को महान मानता है और बिल्कुल एक अंधा देशभक्त है। देश में कोई भी कमी हो उसे नज़र नहीं आती है, उसे लगता है कि भाई 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आता है चॉविनिस्ट। वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। अब एक्सट्रोवर्ट
का आपने हिंदी अर्थ तो देख लिया, बहिर्मुखी। अब ये बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होता क्या है दोस्तों? एक ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों से लोगों से मिलना पसंद करता है, दोस्ती करनी पसंद करता है, लोगों से मेल जोल बढ़ाना उसे अच्छा लगता है, लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग दोस्तों एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इसका एक अपोजिट अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है, जिसे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और दोस्तों एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो भी कई बार एग्ज़ाम में आता है, वर्ड है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट होता है दोस्तों वन हु स्पीक लेस और मोर एज पर रिक्वायरमेंट। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ बोलता है, जहाँ ज़रूरत है चुप रहने की वहाँ चुप रहता है, ऐसे व्यक्ति को एम्बीवर्ट बोलते हैं दोस्तों, जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ एक चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना वो ये है, ये जो एम्बी है ये रूट वर्ड है टू के लिए। जहाँ पर भी एम्बी आ जाता है तो ये आपको दो से संबंधित जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन देगा, टू से रिलेटेड इसका कोई मीनिंग निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 88। अगेन आपको एंटोनिम विलोम शब्द बताना है किसका? एक्लेमेटाइज का। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है दोस्तों वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या व्यवस्थित करना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या व्यवस्थित करना, इस चीज़ को क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्लेमेटाइज बोला जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको अरेंज करना भी बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसअरेंज। ये अपना आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है दोस्तों प्राथमिकता के अनुसार चीज़ों को जमाना। प्राथमिकता के अनुसार चीज़ों को करना, प्रायोरिटाइज कर देना। जैसे आपने कहा कि भी आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको अपना जो है हेल्थ बनाना है और एक आपको पढ़ाई करनी है। तो आपने प्रायोरिटी डिसाइड की कि यार पहले पढ़ाई करते हैं, जॉब ले लेते हैं, उसके बाद में जब जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो जिम भी ज्वाइन कर लेंगे और धीरे धीरे फिर मसल्स भी बना लेंगे। तो आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि पहले अपने को पढ़ाई पे फोकस करना है, फिर उसके बाद में हेल्थ पे। प्लेसेट का मतलब होता है टू काम डाउन समवन। प्लेसेट का मतलब होता है टू काम डाउन समवन। हिंदी में अपन बोलते हैं किसी को शांत करना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? किसी को शांत करना, प्लेसेट। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है अपराधीकरण कम करना, अपराधीकरण कम करना। ठीक है। इसमें एक वर्ड है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब अपराध। क्रिमिनल से वर्ड बना क्रिमिनलाइज, अपराधीकरण करना, अपराध को बढ़ावा देना। डीक्रिमिनलाइज मतलब अपराध को कम करना, अपराधीकरण कम करना। डी ये यहाँ प्रीफिक्स है जो इसके मीनिंग को क्या करेगा? चेंज करेगा, अपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला देखो, अब आपको एक पैरा जंबल यहाँ मिल गया है, तो आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है कि जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट होता है
उसके अंदर आपको जो है प्रॉपर नाउन देखनी है। प्रॉपर नाउन से अक्सर जो है अपना स्टेटमेंट शुरू होता है, वहाँ से अपने को चीज़ें शुरू होते हुए मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ए में हैव यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी में अबाउट प्रेपोजिशन है, सी में ऑन अगेन प्रेपोजिशन है, डी में निशित तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ से शुरुआत होगी। ई में प्रनाउन दे रखा है, ये प्रनाउन ही जो है कहीं ना कहीं निश्चित के लिए ही आया है। ये भी मैंने आपको बताया कि भाई नाउन को जो है रिप्लेस प्रनाउन करेगा तो वहाँ से आपको मैंडेटरी पेयर मिल सकता है कि दो वाक्यों का जोड़ा कि इस वाक्य के बाद में ये वाक्य आना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी कि निशित बिगिंस थिंकिंग, कि निशित जो है वो सोचना शुरू कर देता है, तो डी से शुरुआत होगी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, 4 ऑप्शन में एक ही डी था, तो ये सीधा आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। निशित बिगिंस थिंकिंग, कि निशित जो है वो सोचना शुरू करता है किस चीज़ के बारे में, अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, जो भयंकर ट्रैफिक होता है उसके बारे में वो सोचता है। ही विल श्योरली, कि वो निश्चित रूप से ही हैव टू डील विथ ऑन हिज वे टू वर्क, और वो ये सोचता है कि उसे निश्चित रूप से ही इस ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा जब वो काम के लिए या जॉब के लिए अपने ऑफिस जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगेन नो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है कि भाई सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है। कह रहे हैं व्हेन आई रीच द मार्केट प्लेस द कोकोनट्स वाज ऑलरेडी सोल्ड, कि जब मैं बाज़ार पहुंचा था तो नारियल पहले ही बिक चुके थे। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए रीच एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पहुंचना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रीच का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना। अब यहाँ आपको रीच दिया है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। तो अब यहाँ से ये क्लैरिटी मिल गई कि बात कौन से टाइम की चल रही है, पास्ट टाइम की चल रही है, तो पास्ट का ही कोई वर्ब आएगा। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का वर्ब है, इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं, इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं। तो देखो सीधा आप आंसर की तरफ पहुँच गए। बाकी एक और इसमें कॉमन सेंस थी कि कोकोनट्स जो है वो कैसा है, प्लूरल है, तो सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर, ऑलरेडी, और चूंकि पास्ट है तो थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो डी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अगेन आपको एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय सम बीइंग पैसिव एंड ओवरली अकोमोडेटिंग। गांधी जी जो थे वो आप जानते हैं कि भाई गरीबों से और नीचे तबके के लोगों से उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि गांधी जी जो है गरीबों को जोड़ने की कोशिश करते थे, समाज के निचले वर्गों को प्रभावित करते थे और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता था कि भाई वो उन लोगों को इतना ज़्यादा प्राथमिकता देते थे कि कहीं ना कहीं जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनसे खफा होते थे। तो आलोचना होती थी गांधी जी की वो कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी हैं और ज़्यादा ही उनका ख्याल रखते हैं। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी का कार्य करना। तो ये जो है मीनिंग हो सकते हैं किसके, अकोमोडेटिंग के। तो इसका एंटोनिम बताना है विलोम शब्द, मतलब किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, किसी की अवहेलना करना। तो इसका अपोजिट होगा डिसऑब्लाइजिंग। किसी का डिसऑब्लाइज कर दिया मतलब किसी का कहना न करना, किसी का कहना न मानना, दैट इज नोन एज डिसऑब्लाइजिंग। तो अकोमोडेटिंग का एंटोनिम हो जाएगा डिसऑब्लाइजिंग। ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है दोस्तों सुखद, होती कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, सुख प्रोवाइड करे। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है बहुत मेहनत वाला,
कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, ऐसे कार्य के लिए आता है स्ट्रेनुअस वर्क। रिकॉन्साइल का मतलब होता है दोस्तों वापस से एक दूसरे से जो है पैचअप कर लेना, एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ कर देना, एक दूसरे से समझौता कर लेना, उस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों रिकॉन्साइल। कि किसी बात पे विवाद हो गया है, उसको सुलझा के निपटारा करके किसी चीज़ पर वापस से जो है सहमति बना लेना, दैट इज़ नोन एज रिकॉन्साइलिंग। तो यहाँ पर आंसर अपना सी हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ट्रैंक्विल का सिनोनिम बताना है दोस्तों अपने को। दोस्तों ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कूल, काम, कंपोज्ड, पीसफुल। तो ये सारे जो है दोस्तों इसके पर्यायवाची हो जाएंगे ट्रैंक्विल के। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, डाउट, हिंदी में बोलते हैं संदेह। अगला जो वर्ड है अपना दोस्तों वो है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है आक्रामक। फियर्स का मतलब क्या होता है? आक्रामक। इसके लिए वर्ड ले सकते हैं वॉयलेंट। अगला वर्ड है एंक्शियस। दोस्तों एंक्शियस का मतलब होता है बेचैन। इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं नर्वस। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा पीसफुल। अगला देखो दोस्तों 93। आपको ग्रामेटिकल करेक्ट वर्जन बताना है। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, द यंग पायरेट इज़ मोर क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। कि जो जवान पायरेट है वो ज़्यादा चतुर है जहाज के कप्तान से। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मोर क्लेवरर, ये गलत है। ये क्यों गलत है? दोस्तों हमारे पास एडजेक्टिव है क्लेवर, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अगर इस क्लेवर की हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री बनती है क्लेवरर और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी क्लेवरेस्ट। तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री मोर क्लेवरर नहीं बन सकती। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री बनाई है क्लेवर की, ये गलत है। तो यहाँ मोर की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट वर्जन बनेगा वो बनेगा द यंग पायरेट इज़ क्लेवरर। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू नहीं आता है तो ये गलत हो गया ए। क्लेवरर के बाद में यहाँ पर तो इन्होंने मोस्ट क्लेवर दे दिया, जबकि भाई देन है तो देन से पीछे कंपैरेटिव डिग्री ही आ सकती है। तो यहाँ पर देन के पीछे कंपैरेटिव डिग्री की पॉसिबिलिटी बनेगी और आपने सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कोशिश करी है, वो भी गलत। तो ये सी भी नहीं हो सकता। डी कह रहा है द यंग पायरेट इज़ क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, और ए ऑप्शन कह रहा है द यंग पायरेट इज़ क्लेवरर। बी है द यंग पायरेट इज़ क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है अपना ठीक होना चाहिए वो अपन देख लेते हैं। बी और डी में कोई आपको चेंज नज़र आ रहा है? बिल्कुल। देखिए डी में यहाँ पर यंगर दिया हुआ है और बी में यंग। तो यहाँ यंग है तो हम लोग यंग को यंगर में चेंज नहीं कर सकते। जो दिया है भाई उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे ठीक बी हो जाएगा कि द यंग पायरेट इज़ क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन द कैप्टन ऑफ द शिप। तो ऑप्शन बी जो है अपना यहाँ पे सही है। 94। आपको सेंटेंस का वो पार्ट चेक करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। कह रहा है इन कोर्स बाय टाइम ही वॉज वाइज इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। कि जैसे जैसे समय बीता तो वह ये चीज़ महसूस करता है, इस चीज़ को समझ लेता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ करी थी। तो ये जो फ्रेज़ है दोस्तों इन कोर्स बाय टाइम, तो ये यहाँ पर गलत है। इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम होता है। जो करेक्ट फ्रेज़ है वो है इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम। और इस फ्रेज़ का मतलब है दोस्तों कि
जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे, यानी जैसे समय निकल रहा था, समय गुजर रहा था उस दौरान। तो इन कोर्स ऑफ टाइम होता है, ना कि इन कोर्स बाई टाइम। तो ये चीज़ आपको आगे से ध्यान रखनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर भी कोई फ्रेज आ जाए जो आपको लर्न करने का हो तो वो आपके लिए हमेशा ही टफ होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है आपको ये ध्यान रखना है, आगे से इन कोर्स ऑफ टाइम होता है, ना कि इन कोर्स बाई टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95। अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। तो अपना जो है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बार्टर सिस्टम का मतलब आप जानते ही हैं दोस्तों, लेन देन का एक प्रक्रिया है बार्टर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था पुराने समय में, भाई पैसे तो लोगों के पास कम होते थे, तो ऐसे होता था कि यार मैं आपको 10 किलो गेहूं दे देता हूं, इसके बदले आप मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, ठीक है। तो वो 10 किलो गेहूं दे दिया किसान ने, और किसान ने एक जोड़ी जूता उससे ले लिया बेचने वाले व्यक्ति से। तो इस तरीके का जो सिस्टम चलता था उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे दोस्तों। मिंट एक जगह होती है, टकसाल बोलते हैं, जहाँ पर ये जो अपने सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, ये सब बनते हैं, तो उसको, उस स्थान को मिंट बोलते हैं, टकसाल। और मिंटिंग का मतलब होता है वही छपाई करना, नोटों की छपाई करना, सिक्के बनाना, पैसे बनाना। करेंसी आप जानते ही हैं, राशि, जो धनराशि होती है उसको अपन करेंसी बोलते हैं। जैसे अपने इंडिया में जो करेंसी है वो क्या है? रुपी है। बांग्लादेश में जो है अब करेंसी क्या है? टका है। यूएस में डॉलर है। इस तरीके से उसको करेंसी बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये चैप्टर का अंतिम आपका क्वेश्चन आ गया है मॉक टेस्ट का। इसमें क्या होता है, एक आपको क्लोज टेस्ट पैसेज के फॉर्म में मिलता है, ये बीच बीच में अंडरलाइन होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसको रीड आउट करके जो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने को भरना रहता है। कह रहा है डेनियल टॉक्स टू पीपल अबाउट द राइट टू लाइफ। डेनियल जो है वो लोगों से बात करता है जीवन के अधिकार को लेकर। राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीवन का अधिकार। ही सेज वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड इन सेफ्टी। डेनियल का ऐसा कहना है कि हमारे पास अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें, स्वतंत्र रहें। बट द पीपल डू नॉट डैश एंड दे से दैट द वॉर इज़ अ बिग डील एंड इट इज़ नॉट अप टू अस नॉर अप टू द गवर्नमेंट। और लेकिन लोग जो है डेनियल से सहमत नहीं होते हैं, और लोगों का कहना है कि युद्ध जो है वो एक बड़ी चीज़ है और ये हमारे या सरकार के बस का नहीं है। द गवर्नमेंट नोज वॉट टू डू एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड डैश इज़ बेस्ट। लोगों का कहना है कि सरकार ही जानती है कि क्या चीज़ सर्वोत्तम है, और केवल सरकार ही ये निर्णय ले सकती है कि हमारे लिए क्या चीज़ जो है बेस्ट होती है। एंड इफ द गवर्नमेंट सेज दैट देयर मस्ट बी वॉर देन इट मस्ट बी सो। और अगर सरकार ये कहती है कि युद्ध होना चाहिए तो फिर युद्ध होगा भी, उसके अंदर फिर हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता का कोई हिस्सा नहीं है। डेनियल डज नॉट एक्सेप्ट दिस एंड आस्क इफ देयर इज़ अ बेटर सोल्यूशन। डेनियल लोगों के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता है और वो कहता है कि क्या कोई बेहतर सुझाव या कोई बेहतर हल मौजूद है क्या। एज ऑल वॉर्स एंड विद एग्रीमेंट्स कांट वी डू दी एग्रीमेंट्स विदाउट फाइटिंग। अब डेनियल कहता है कि सारे जो युद्ध हैं वो अंत में जाके किसी समझौते पे, एग्रीमेंट पे ख़त्म होते हैं, तो क्यों ना युद्ध किया ही नहीं जाए और पहले ही कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए। कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस डैश। क्या सरकार जो है इस तरीके से हल नहीं कर सकती। इजंट दैट द रीज़न वी हैव अ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। कि क्या यही तो कारण नहीं है कि सरकार जो है हम उसको पहले सबसे ऊपर सरकार को रखते हैं, कि सरकार पहले ही अपनी विचारधारा से चीज़ों को हल कर ले, चीज़ों को बिगड़ने ना दे। ही डिसाइड्स टू डैश टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट। वो डिसाइड करता है अपनी सरकार में जो लोग हैं उनसे बात करने की, डेनियल। ही डिसाइड्स टू राइट देम एंड लेट देम नो व्हाट ही थिंक्स। डेनियल ये निर्णय लेता है कि वो अपने सरकार में लोगों को पत्र लिखेगा और उन्हें ये बताने का प्रयास करेगा कि वह क्या सोचता है। ही नोज वन ओपिनियन डज नॉट मैटर बट ही ऑल्सो नोज दैट इफ एवरी वन इन हिज ओन कंट्री एंड ऑन द अदर साइड वुड डू दिस देयर विल बी डैश बी नो मोर वॉर्स।
डेनियल बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि मेरे एक के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं सोचता हूँ और मैं सरकार को पत्र लिख रहा हूँ, सरकार से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा तो ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू फिल इन द फर्स्ट ब्लैंक। तो पहला जो है ब्लैंक कह रहा है ही सेज वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी बट द पीपल, लेकिन लोग डेनियल से क्या नहीं होते हैं, तो लोग डेनियल से सहमत नहीं होते, दे डू नॉट एग्री। ग्रांट का मतलब होता है दोस्तों किसी को कोई अनुमति देना, तो यहाँ पर परमिशन देने की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। कंसेंट का मतलब होता है अपनी सहमति देना, किसी चीज़ की परमिशन देना, सहमति देना, तो यहाँ पर परमिशन देना या सहमति देने की बात ही नहीं है। वो ये बोला है कि लोग सहमत नहीं होते हैं, तो एग्री नहीं होते हैं, ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है। अनाउंस का मतलब घोषणा करना है, यहाँ घोषणा करने की बात है ही नहीं, तो बी हमारा उचित होगा। अगला कह रहा है कि द गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड डैश इज़ बेस्ट। केवल सरकार ही निर्णय ले सकती है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। तो क्या, व्हेन का मतलब तो होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और व्हाट का मतलब होता है क्या। तो केवल सरकार ही जानती है कि क्या बेस्ट है, तो व्हाट इज़ बेस्ट, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे कह रहा है ऑप्शन थर्ड के लिए कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस, कि क्या सरकार नहीं सुलझा सकती मुद्दों को शांतिपूर्वक, ये कहना चाह रहा है डेनियल। तो शांतिपूर्वक नहीं सुलझा सकती, तो शांतिपूर्वक के लिए कौन सा एडवर्ब आ जाएगा, पीसफुली। एक्साइटिंग का मतलब तो होता है हो जाएगा उत्तेजना के साथ। डिसरप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को उधेड़ बुन कर देना, ख़राब कर देना। और कंपल्सरीली का मतलब होगा निर्णायक रूप से या अनिवार्य रूप से। तो यहाँ वाक्य के अनुसार उचित अर्थ ये है कि क्या सरकार मुद्दों को शांतिपूर्वक नहीं सुलझा सकती, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, पीसफुली। अगला कह रहा है ही डिसाइड्स टू डैश टू पीपल। डेनियल जो है वो निर्णय लेता है कि वो सरकार में जो लोग हैं उनसे बात करेगा, तो ही डिसाइड्स टू डैश, क्या डिसाइड करता है वो, चैट करने की, तो लोगों से चैट थोड़ी करेगा। ब्लैबर का मतलब होता है बड़बड़ करना, तो बड़बड़ करने की कोशिश थोड़ी करेगा, घोषणा थोड़ी करेगा। स्पीक, वो सरकार में जो लोग हैं उनसे अपनी बात कहने का प्रयास करेगा, तो ही डिसाइड्स टू स्पीक टू पीपल इन हिज गवर्नमेंट, अपनी सरकार में वो लोग जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेगा। और अंत में होगा इफ़ एवरीवन इन हिज ओन कंट्री ऑन द अदर साइड वुड डू दिस देयर विल बी डैश बी नो मोर वॉर्स। तो देयर विल बी प्रोबेबली, कि अगर इस तरीके से हर एक व्यक्ति उसके देश का सरकार से बात करने का प्रयास करेगा तो संभवतः कोई युद्ध नहीं होगा। तो प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, तो डी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।